गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। उड़ान आईएएस प्लेटफ़ॉर्म पर आपका स्वागत है। प्यारे दोस्तों, हरियाणा पीसीएस की सीरीज़ चल रही है। हरियाणा पीसीएस के अलावा दोस्तों उत्तर प्रदेश पीसीएस, बिहार पीसीएस, राजस्थान पीसीएस यानी कि अदर स्टेट पीसीएस के लिए भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। और कुछ बच्चों का क्वेरी था कि ये क्या आरओ एआरओ के लिए महत्वपूर्ण है। तो प्यारे दोस्तों, आरओ एआरओ या फिर आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, इतिहास यहाँ से कवर हो जाएगा दोस्तों, बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा और बेनिफिशियल ही होगा। यानी कि आप आरओ एआरओ के बाद आप पीसीएस भी देंगे तो वहाँ पर भी बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। तो ये डाउट आपका नहीं रहना चाहिए। और कोई भी आपका डाउट होता है तो वो आपको कमेंट्स में ज़रूर मिल जाएगा प्यारे दोस्तों। तो मैं आपके साथ आधुनिक भारत का इतिहास डिस्कस कर रहा हूँ। और आधुनिक भारत के इतिहास में हम पढ़ रहे थे ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया, यानी कि अंग्रेजों ने भारत को किस प्रकार से जीता। अंग्रेजों को भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को इस्टेब्लिश करने में दोस्तों सबसे बड़ी जो हर्डल्स थी वो था, एक तो यूरोपियन कंपनियां जो अदर यूरोपियन पावर्स थी, जैसे कि मैंने बताया पुर्तगाली हो गया, डच हो गया, डेनिश हो गया, स्वीडिश हो गया या फ्रांसीसी हो गया। तो प्यारे दोस्तों, इनको हम सभी को देख चुके हैं, एक एक करके अंग्रेजों ने इनको किस प्रकार से हराया है। ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं। अब हम देख रहे हैं ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया, रीजनल इन जो आपके क्षेत्र से उनको किस प्रकार से जीता। और रीजनल स्टेट कौन से हैं दोस्तों? जिनका उदय मुगलों के पतन के बाद हुआ था। जिनका उदय मुगलों के पतन के बाद हुआ था, उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र राज्य के रूप में घोषित कर दिया था। तो दोस्तों देखेंगे इसके बारे में। अगर हम बात करें मुगलों का, थोड़ा सा यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। इसको आप देखिएगा, यहाँ पर देखने का प्रयास करेंगे दोस्तों। मुगलों का क्या होता है? पतन, डिक्लाइन, आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ मुगल्स। एक्चुअली दो प्रकार के राज्यों का उदय होता है भारत में। दो प्रकार के राज्यों का उदय होता है। एक प्रकार के राज्यों को बोलते हैं हम सहयोगी राज्य, अर्थात एक प्रकार से बोल सकते हैं आपका कोऑपरेटिव स्टेट बोल दीजिए, या फिर आपका सपोर्टर्स स्टेट। किसके? मुगलों के सपोर्टर्स हुआ करते थे, ये उनका सहयोग करते थे। जैसे खुद एक बंगाल हो गया, ठीक है जी, अवध हो गया है, हैदराबाद हो गया। तो ये सारे के सारे मुगलों के क्या हुआ करते थे? सहयोगी राज्य रहा करते थे। और इन्होंने मुगलों के पतन के बाद दोस्तों अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया। यानी कि आप देखेंगे कि 1707 में औरंगजेब की डेथ होती है, तो अपन कोई भी पावरफुल शासक नहीं बचता है मुगलों में। तो इन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया। इस क्रम में दोस्तों बंगाल देखेंगे तो सबसे पहले अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर देता है, अपने स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर देता है। उसके बारे में आज हम देखने वाले हैं। दूसरी तरफ दोस्तों प्रतिस्पर्धी राज्य थे, जो मुगलों को हमेशा से क्या करते थे? प्रतिस्पर्धा, यानी कि हमेशा लड़ाई करने, ये लड़ाई करते रहते थे। जैसे मान लीजिए मराठा, तो आप देखेंगे मुगलों के साथ इनका संघर्ष चलता रहता था। राजपूताना स्टेट हो गया, सिख स्टेट हो गया, पंजाब है ना, सिख स्टेट हो गया, मैसूर स्टेट हो गया साउथ में। तो दोस्तों ये ऐसे राज्य थे जिनको बोलते हैं हम प्रतिस्पर्धी राज्य, यानी कि एक प्रकार से कॉम्पिटिटिव राज्य स्टेट हुआ करते थे। ये हमेशा प्रतिद्वंदी या कई बार इनको राइवल स्टेट के नाम से जाना जाता है। राइवल मतलब प्रतिद्वंदी राज्य, ठीक है। तो प्रतिद्वंदी राज्य का मतलब क्या हुआ? जो मुगलों की सत्ता को चुनौती देते थे, ऐसे राज्य राइवल स्टेट के नाम से जाने जाते थे। दूसरी तरफ सहयोगी सपोर्टर्स स्टेट हुआ करते थे। लेकिन दोस्तों जैसे ही मुगल सत्ता कमजोर हुआ तो वो अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर देंगे। तो कई बार तो यही पूछ देगा कि भाई आपका कोऑपरेटिव यानी कि आपका सपोर्टर्स स्टेट कौन से हुआ करते थे, या फिर आपका ये पूछ देगा कि आपका सहयोगी राज्य कौन से हुआ करते थे, या फिर आपका राइवल स्टेट कौन सा हुआ करते थे। तो आप इनको देख लेंगे तो ये ठीक रहेगा। एक बार पीटी में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए अब हम क्या करने वाले हैं दोस्तों, इनको एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं, तो आप देख सकते हैं भारत के प्रमुख राज्यों का विलय किस प्रकार से हुआ। भारत के प्रमुख राज्यों का विलय, ठीक है। विलय मतलब होता है मर्जर ऑफ डिफरेंट स्टेट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे बंगाल की विजय। बंगाल, ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण राज्य था, सबसे समृद्ध राज्य था, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर है मैसूर की विजय, विक्ट्री ओवर मैसूर, ठीक है। देन उसके बाद आप देखेंगे मराठा हो गया, सिख हो गया, ठीक है, सिख की विजय। और फिर उसके बाद भी हम 5वें नंबर पर हम देख लेंगे आपका सिंध विजय, सिंध विजय।
तो ये सारे के सारे हम एक एक करके पढ़ने वाले हैं और अच्छे से इसका क्या बैकग्राउंड है ये भी समझने वाले हैं। यहाँ पर ये मैप दे रखा है, थोड़ा सा इस मैप को समझने का प्रयास करते हैं। इसको देखिएगा, इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि मैं कहाँ पर किसकी बात कर रहा हूँ। तो प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर देखने वाले हैं हम, यहाँ पर, ठीक है, ये देख रहे हैं आप, यहाँ पर दिल्ली हुआ करता था और ये मुगलों की क्या है, राजधानी है। तो एक्चुअली हुआ क्या कि मैंने बताया मुगलों का पतन के बाद क्या हुआ कि कुछ स्वतंत्र राज्यों का उदय हुआ, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर बंगाल का उदय हुआ, ये बंगाल हो गया, ठीक है ना। इस तरफ देखेंगे कि ये राजपूताना स्टेट हो गया, इस तरफ देखेंगे ये सिंध स्टेट हो गया, है ना, ये पंजाब स्टेट हो गया। इस प्रकार आप देखेंगे कि यहाँ पर एक स्टेट हुआ करता था जिसका नाम है मैसूर स्टेट हो गया, है ना। और ये पूरा का पूरा इतना बड़ा जो एरिया आप जो देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा क्या हो गया, मराठा स्टेट हो गया। इस तरफ अवध स्टेट हो गया, इस तरफ हैदराबाद स्टेट हो गया। तो ये आपके राज्यों का उदय हुआ, ठीक है। तो इनको ही हम एक एक करके पढ़ने वाले हैं और इनको किस प्रकार से अंग्रेजों द्वारा जीता गया था इसके बारे में देखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं अंग्रेजों की बंगाल विजय, अर्थात विक्ट्री ऑफ ब्रिटिशर्स ओवर बंगाल, यानी कि बंगाल पर अंग्रेजों की विजय, इस पर हम बात करने वाले हैं। एक्चुअली अगर हम बंगाल के बारे में बात करें तो दोस्तों, एक्चुअली बंगाल जो था ना, देखेंगे इसके संस्थापक, इसकी स्थापना की थी मुर्शिद कुली खान। मुर्शिद कुली खान क्या होता था, गवर्नर हुआ करता था एक मुगलों का। मुगलों द्वारा गवर्नर नियुक्त किया गया था, जैसे अभी वर्तमान में गवर्नर होते हैं, ऐसा ही क्या होता था, एक प्रत्येक राज्य में, प्रांत में गवर्नर क्या किया जाता था, नियुक्त किया जाता था मुगल शासक द्वारा। तो दोस्तों मुर्शिद कुली खान जो था वो क्या था, मुगलों का गवर्नर हुआ करता था, ठीक है। उसके द्वारा बंगाल को स्टेब्लिश किया गया, स्थापना किया गया। देखेंगे बंगाल की अगर हम बात करें तो दोस्तों आपको पता है कि ये एक उपजाऊ भूमि वाला क्षेत्र है, क्योंकि गंगा यमुना के दोआब क्षेत्र में ये आता है, यानी कि गंगा यमुना दोआब क्षेत्र में ये पड़ता है, ठीक है जी। तो काफ़ी समृद्ध होगा क्योंकि यहाँ पर एग्रीकल्चर काफ़ी अच्छा होता है, ठीक है। यहाँ से व्यापार के भी साधन हैं, है ना। तो इस प्रकार ये क्या है, बहुत ही आप देख सकते हैं एक प्रकार से समृद्ध प्रॉस्पर स्टेट था। इसने क्या काम किया भाई, आपका मुर्शिद कुली खान ने खाली सा भूमि हुआ करती थी, यानी कि उसको राज्य के अधीन कर दिया और उस पर टैक्स लगाया, यानी कि जो खाली पड़ी हुई भूमि हुआ करती थी सरकारी, ठीक है, तो उस पर भी टैक्स लगा दिया। ये इसका एक काम था। उसके बाद हम आगे देखेंगे, उसके बाद आगे क्या होता है नेक्स्ट देखेंगे। एक डेट आती है जिसका नाम है 1756। 1756 में क्या होता है दोस्तों, सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बनता है। सिराजुद्दौला क्या बनता है, बंगाल का नवाब बनता है। और फ्रेंच और ब्रिटिश आपस में क्या थे, इस टाइम पे फ्रेंच और ब्रिटिश जो थे वो लड़ रहे थे आपस में, क्या कर रहे थे, वो लड़ाई कर रहे थे। ये यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, यानी कि अंग्रेज और जो फ्रांसीसी थे वो दोस्तों इस टाइम पे आपस में लड़ रहे थे, ठीक है। और जो नवाब का पद हुआ करता था, ध्यान से देखेंगे, नवाब कौन बनेगा बंगाल का, उसका स्थायित्व, स्टेबिलिटी, यानी कि नवाब के पद की स्टेबिलिटी निर्भर हुआ करती थी स्थानीय जो लोग हुआ करते थे, कौन, पावरफुल स्थानीय लोग, जैसे मान लीजिए जमींदार। यानी कि जिस व्यक्ति को जमींदार लोगों का, धनाढ्य लोगों का, अभिजात्य वर्ग का समर्थन था, वही लोग नवाब के पद पर रहता था। क्लियर है। तो नवाब का पद का स्थायित्व किस पर निर्भर कर रहा है, स्थानीय जमींदारों पर, अमीर लोग, आपके अभिजात्य वर्ग के लोगों पर निर्भर करता था। परंतु दोस्तों यहाँ पर देखेंगे आप, सिराजुद्दौला है, यहाँ पर देखिए सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला की मौसी का नाम है घसीटी बेगम। और देखेंगे दोस्तों भाई शौकत जंग, दोबारा उत्तराधिकारी का विरोध किया गया
जिसमें अन्य लोग भी शामिल थे। इसका मतलब ये हुआ सिराजुद्दौला को ये रोक रहे हैं नवाब बनने से और ये दावा कर रहे हैं कि हम भी उत्तराधिकारी हैं। ठीक है, जिसमें मैंने बताया सबसे बड़ा इनकी मौसी है घसीटी बेगम और भाई शौकत जंग भी शामिल है। अब होता क्या है आगे देखेंगे। जॉब चारनाक एक व्यक्ति का नाम है, जॉब चारनाक। इसके द्वारा क्या किया गया, कलकत्ता की स्थापना की गई, कलकत्ता नगर स्टेब्लिश कर दिया गया। इसके साथ ही क्या हुआ, जो ब्रिटिश ईस्ट कंपनी है दोस्तों, उसके व्यापारिक जो महत्वाकांक्षाएं थी, यानी कि आपका कह सकते हैं एक प्रकार से ट्रेड, आपकी जो एस्पिरेशंस थी वो कन्वर्ट हो जाती हैं आपकी पॉलिटिकल में। ठीक है, पॉलिटिकल एस्पिरेशंस अर्थात आपकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा में कन्वर्ट हो जाती हैं। यानी कि जैसे ही बंगाल स्टेब्लिश किया गया तो अब अंग्रेज चाहते हैं कि भाई अब ना केवल हम व्यापार करेंगे बल्कि साम्राज्य विस्तार भी करेंगे। ठीक है जी। अब देखो भाई विवाद का कारण क्या होता है, आप देखेंगे तो यहाँ पर विवाद का कारण क्या बन रहा है। कहाँ पे बात कर रहे हैं, बंगाल में। बंगाल के नवाब और अंग्रेजों के बीच आखिर विवाद के क्या कारण हैं। तो दोस्तों विवाद के कारण क्या हैं देखेंगे जरा। सबसे पहली बात तो ये है कि अंग्रेज क्या कर रहे हैं, अंग्रेज बंगाल में किलेबंदी कर रहे हैं, फोर्टिफिकेशन इन बंगाल। ठीक है जी। उसके बाद आप देखेंगे शाही फरमान जारी कर दिया गया था फारूक शियार द्वारा 1717 में, उसका गलत मिस यूज कर रहे हैं। ध्यान से देखेंगे मैं क्या बता रहा हूं, मैंने बताया कि जो फारूक सियार द्वारा कंपनी के लिए शाही फरमान जारी किया गया था उसमें क्या है कि आप कंपनी को कहीं पर भी व्यापार करने का अधिकार दे दिया गया था। ठीक है, तो इस शाही फरमान का क्या कर रहे हैं, मिसयूज कर रहे हैं ब्रिटिश कंपनी। वो क्या करती है, भारतीय व्यापारियों को उसको बेचती है फरमान को। ठीक है, और पैसा कमाती है। तो एक तो ये हो गया, और ये रियली में बंगाल का नवाब इस बात को बिल्कुल भी पसंद नहीं करेगा कि उसके वहां पर इस प्रकार की चीजें हों। दूसरा क्या है, अंग्रेजों की बढ़ती व्यापारिक गतिविधियां। अंग्रेज लगातार क्या कर रहे हैं, अपनी व्यापारिक गतिविधियां, यानी कि आप देख सकते हैं ट्रेड एक्टिविटीज को इंक्रीज कर रहे हैं। कहाँ पर, बंगाल में। और क्या कारण होगा, तो क्या कर रहे हैं कि अंग्रेज खुद के यहाँ पर सिक्के ढाल रहे हैं। तो ये क्या है दोस्तों, ये एक प्रकार से सत्ता को चुनौती देना हो गया। किसकी सत्ता को चुनौती देना, तो आप कहेंगे कि नवाब की सत्ता को चुनौती देना। तो नवाब और अंग्रेजों के बीच जो विवाद का मेन कारण था वो क्या है, ये आपके मैंने बताया 3-4 कारण हुआ करते थे, जैसे आप देख सकते हैं ये। ठीक है, इससे परेशान था नवाब। नवाब यानी किससे परेशान है, सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला क्या करता है 1756 में दोस्तों, कलकत्ता पर और फोर्ट विलियम पर विजय प्राप्त कर लेता है। क्या कर लाता है, विजय, विक्ट्री। आप ध्यान से सुनेंगे। और तो और फुल्टा नामक स्थान पर दोस्तों हरा देता है अंग्रेजों को। ठीक है, मैंने बोला नवाब इन सभी चीजों से परेशान होकर सिराजुद्दौला 1756 में कलकत्ता पर अटैक करता है, कलकत्ता को जीत लेता है। फोर्ट विलियम मैंने बताया उनका ही एक किला हुआ करता था, उस पर भी अपनी विजय प्राप्त कर लेता। और तो और मैंने बताया एक फुल्टा नामक स्थान है बंगाल में, वहां पर अंग्रेजों को हरा देता है। अब थोड़ा सा यहां से देखेंगे, थोड़ी सी चीजें यहां पर बदलती हैं। इसका रिजल्ट क्या होता है दोस्तों, रिजल्ट देखेंगे परिणाम स्वरूप। इसका रिजल्ट ये होता है कि मद्रास से क्लाइव और वॉटसन के नेतृत्व में कलकत्ता पर एक छोटा सा अटैक किया गया। बदला लेने के लिए मद्रास से, मैंने बताया क्लाइव और वॉटसन के नेतृत्व में कलकत्ता पर एक अटैक किया गया। ठीक है जी। अब इसके बाद क्या हुआ, हालांकि ये सफल नहीं हुए, लेकिन इसके बाद क्या हुआ कि एक संधि होती है किसके बीच, नवाब ऑफ बंगाल सिराजुद्दौला के बीच और अंग्रेजों के बीच। इस संधि का नाम था दोस्तों अलीनगर की संधि। अब ध्यान से सुनेंगे एक एक बात को। अलीनगर की संधि कब होती है, 1757, अगले ही साल। किस किस के बीच, अंग्रेजों और नवाब के बीच। शर्तें क्या हैं, इसकी शर्तें देखेंगे। तो प्यारे दोस्त शर्तें थीं, पहली शर्त है अंग्रेज कलकत्ता में अपनी क्या करेगा, किलेबंदी क्या करेगा, उसको हटा देगा। ठीक है, कलकत्ता में अपनी संपत्ति की किलेबंदी क्या करेगा, कर सकता है। अपनी जो भी संपत्ति है हटाएगा नहीं, यहां पर ये लिखा हुआ है संपत्ति,
अपनी संपत्ति जो होगी उसकी किलेबंदी कर सकता है। संपत्ति, अपनी संपत्ति की किलेबंदी, जो भी प्रॉपर्टी है उसकी किलेबंदी कर सकता है कलकत्ता में। एक तो ये छूट दे दी गई। दूसरा क्या है, व्यापार की जितने भी पुराने अधिकार प्राप्त थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को वो भी दे दिए गए। और जो दोस्तों जो क्षति हुई है अंग्रेजों की, उसकी भरपाई करेगा कौन? तो बंगाल का नवाब करेगा दोस्तों। यानी क्षतिपूर्ति का मतलब क्या हुआ? वचन दे दिया है, ठीक है। यानी कि कंपनसेशन देगा, जो युद्ध का हर्जाना है, कंपनसेशन फॉर वॉर, उसको भी प्रोवाइड कराएगा। सारे व्यापारिक अधिकार दे दिए गए। कलकत्ता में अपनी संपत्ति का फोर्टिफिकेशन कर सकता है। अपनी जो भी आपका बिल्डिंग्स वगैरह है अंग्रेजों की, ये आपका दे दिया गया। इस प्रकार से अब मैं ये कह सकता हूँ अलीनगर की जो संधि है कहीं ना कहीं वो अंग्रेजों के पक्ष में हुई, साइन हुई। खैर, अब ये बताते हैं कि क्या, यहाँ पर क्वेश्चन आता है, क्या ये नवाब की बड़ी भूल थी? क्या ये नवाब की बड़ी भूल थी? इसका मतलब है क्या ये बिग मिस्टेक था? इट इज ए बिग मिस्टेक ऑफ नवाब। तो देखेंगे जी, बिल्कुल ये बिग मिस्टेक है। क्यों है, इसको समझने का प्रयास करेंगे आप। यहां पर देखेंगे आखिर ये बिग मिस्टेक इसको क्यों कह रहे हैं, हम इस पर बात कर रहे हैं। क्यों है दोस्तों? तो देखेंगे, फुल्टा में अंग्रेजों को हराकर नवाब को लगा था कि अंग्रेज यहां से वापस चले जाएंगे। लेकिन प्यारे दोस्तों, वो यहां से वापस नहीं जाते हैं और वो यहीं पर छिप जाते हैं। और छिपकर क्या कर रहे हैं? बैकडोर चैनल से। बैकडोर का मतलब है पीछे के दरवाजे से। इसका मतलब है दो, यानी कि छिपकर क्या कर रहे हैं ये लोग? आपका कॉन्स्पिरेसी स्टार्ट कर देते हैं नवाब के विरुद्ध। खुद नवाब के दरबार में जो नवाब के रिश्तेदार हैं, नवाब के रिलेटिव्स हैं, उनसे ये लोग लगातार मिल रहे हैं, ठीक है। और एक तरफ, दूसरी तरफ इन्होंने क्या किया, यानी कि मैं कह रहा हूं कॉन्स्पिरेसी स्टार्ट कर दिया। इन्होंने क्या किया? नवाब के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी स्टार्ट कर दिया है। कॉन्स्पिरेसी एक प्रकार का षड्यंत्र रचना। किसको? सिराजुद्दौला को हटाने का षड्यंत्र, हराने का षड्यंत्र। इसमें क्या कर रहे हैं? नंबर वन, पहली बात तो वो वार्तालाप कर रहे हैं किसके साथ? नवाब के जो सत्ता के आसपास लोग हैं, जैसे उनकी मौसी घसीटी बेगम, भाई शौकत जंग, या फिर और भी जो पावरफुल लोग हैं, जो नवाब, जिनकी सपोर्ट से नवाब अपने पद पर स्थायित्व यानी कि स्टेबल रह सकता है, उन लोगों से, अमीरों से, जमींदारों से ये क्या कर रहे हैं? वार्तालाप कर रहे हैं। यानी कि आपका टॉक, आप लगातार टॉक चल रहा है इनका, ठीक है। चर्चाएं चल रही हैं, डिस्कशंस। दूसरी तरफ दोस्तों और युद्ध की तैयारी भी कर रहे हैं। वहीं पर बंगाल का नवाब किससे बैठा है? वो एकदम शांत बैठा है, क्योंकि अलीनगर की संधि में ये लिखा हुआ है कि भाई आप पर, हम आप पर अटैक अब नहीं करेंगे, ठीक है। तो देखेंगे जरा आप आगे, आगे देखिएगा। इसके बाद क्या होता है दोस्तों? एक घटना होती है जिसको बोलते हैं ब्लैक होल इवेंट। ब्लैक होल इवेंट क्या है? काल कोठरी की घटना इसको हिंदी में कहा जाता है, काल कोठरी की घटना। नवाब, प्यारे दोस्तों, नवाब काफी परेशान था। और होता क्या है, नवाब द्वारा कलकत्ता पर कब्जा के बाद, कलकत्ता पर कब्जा कर लिया गया। कलकत्ता मैंने बताया, क्योंकि कलकत्ता नगर जो किसने स्टेब्लिश किया है? जॉब चारनाक, जो कि ब्रिटिश ने कंपनी का एक कर्मचारी है, ठीक है। होता क्या है, 20 जून 1700 आप देख लीजिए 56 को नवाब ने, क्या हुआ था, लगभग 140 अंग्रेजों को क्या कर लिया था? एक छोटे से हॉल में क्या कर लिया है? कैद कर लिया है, जिसमें महिला और बच्चे भी शामिल थे। प्यारे दोस्तों, कालकोठरी की घटना में आप देखेंगे कि लगभग मात्र 23 लोग के आसपास मतलब जिंदा बचे थे। बाकी जो थे वो दम घुटने की वजह से उनकी डेथ हो गई थी, ठीक है। हालांकि इस घटना की सत्यता को लेकर संदेह है, यानी कि ये बात आप पूरी तरह प्रूफ नहीं होती है, इसकी बात होती है कि ऐसा हुआ था, लेकिन कई बार इस पर जो इतिहासकार हैं वो प्रश्न चिन्ह भी लगाते हैं। तो ये मैं आपको बता चुका हूँ। कालकोठरी की घटना ये थी। उसके बाद देखेंगे आप प्लासी का युद्ध। ये जो कालकोठरी की घटना होती है, तो आप देखेंगे एक तो अलीनगर की संधि होती है,
मैंने बताया अलीनगर की संधि, पहले कालकुटरी की घटना होती है, बाद में अलीनगर की संधि हो जाती है। तो आप देखेंगे प्लासी के ये दोनों ही प्लासी के युद्ध का बैकग्राउंड बना रहे थे। तो प्लासी के युद्ध को देख लेते हैं प्यारे दोस्तों। आज हम यहाँ पर देखेंगे प्लासी का युद्ध, द बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी दोस्तों देखेंगे 23 जून 1757 को होता है, अलीनगर की संधि के बाद। ठीक है, क्या होता है, राज्य के अंदर यानी कि दरबार के अंदर, कोर्ट के अंदर क्या होता है, आपका कॉन्स्पिरेसी स्टार्ट हो जाती है। नंबर वाला क्या करते हैं, आप बात करते हैं और दूसरी तरफ आप युद्ध की तैयारी भी कर रहे हो। चलिए आगे देखेंगे, इस तरफ देखेंगे कॉन्स्पिरेसी कैसे स्टार्ट हुआ। तो मैंने बताया दोस्तों, नवाब की जो सत्ता के केंद्र हैं, नवाब की जो सत्ता के केंद्र हैं, आसपास जो पावरफुल लोग हैं, उन यानी कि जो दरबारी लोग हैं, उनसे बातचीत करना स्टार्ट करते हैं। ये लोग उनको अपनी तरफ, उनको लालच देकर अपनी तरफ करने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लीजिए सबसे बड़ी बात है वो है मीर जाफर। और दोस्तों आपको पता होना चाहिए मीर जाफर कौन है। तो दोस्तों ये मुख्य सेनापति है, यानी कि चीफ, आप देख कह सकते हैं इसको कमांडर इन चीफ। ठीक है, ये मुख्य सेनापति है। ठीक है, उसके बाद है खादिम खान। ये एक स्मॉल बटालियन का क्या था, प्रमुख था, यानी हेड है। ये प्रमुख यहाँ पर प्रथम नहीं है, ये हेड है। हेड मतलब प्रमुख। ठीक है, इसी प्रकार राय दुर्लभ, ये भी एक छोटी सी बटालियन जो टुकड़ी होती है उसका क्या है, प्रमुख है, हेड है। उसके बाद देखेंगे आपका जगत सेठ। दोस्तों ये एक प्रकार का साहूकार है। साहूकार यानी कि जो पैसे देता है ब्याज पर। ठीक है, यानी कि आप इसको कह सकते हैं बैंकर, एक प्रकार का बैंकर, बैंकर। ठीक है, और उसके बाद देखेंगे अमीर चंद। तो अमीर चंद दोस्तों एक प्रकार का ट्रेडर है, एक व्यक्ति है, वो ट्रेडर है। ठीक है, बंगाल का। मानिक चंद दोस्तों एक ऑफिसर है बड़ा। ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं ये सारे के सारे लोग किस में शामिल हैं, कॉन्स्पिरेसी में शामिल हैं नवाब के खिलाफ। और घसीटी बेगम खुद जो उसकी मौसी है, वो भी क्या है, षड्यंत्र में शामिल है। ठीक है ना। तो अंग्रेज इनको क्या करते हैं, लालच देकर अपनी तरफ कर लेते हैं। देखेंगे यहाँ पर ये सारे के सारे लोग दोस्तों, यहाँ पर देख लीजिए, अंग्रेजों के साथ षड्यंत्र में शामिल हो जाते हैं। उसके बाद आपका युद्ध होता है। चलिए यहाँ पर देख सकते हैं, युद्ध को देखेंगे जरा आप। इसको मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ ताकि आपको ठीक से समझ में आए। तो यहाँ पर आप देखेंगे इस युद्ध को, एक तरफ कौन है। तो दोस्तों युद्ध हो रहा है 23 जून 1757 को। ठीक है, क्लाइव के नेतृत्व में युद्ध लड़ा जा रहा है। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा है, लॉर्ड क्लाइव। ठीक है ना। और कौन कौन लड़ रहा है, तो अब खुद सेना तो लड़ी रही है, मीर जाफर। आप ध्यान से सुनेंगे दोस्तों, मीर जाफर रियली में जो कि नवाब की सेना का क्या कर रहा था, नेतृत्व कर रहा था। मेन मुख्य सेनापति था किसका, नवाब की सेना का मुख्य सेनापति मीर जाफर था। और दोस्तों मीर जाफर एक विश्वासघात करता है और किस तरफ मिल जाता है, वो मिल जाता है अंग्रेजी सेना के साथ। और जो इसके साथ अन्य लोग थे मीर जाफर के साथ, आप देखें ना विश्वासघात लिखा भी हुआ है। तो और कौन थे, जैसे खादिम खान हो गया, राय दुर्लभ था, ये लोग भी इसके साथ शामिल हो जाते हैं मीर जाफर के साथ। दोस्तों अब एक बात बताइए, अगर किसी युद्ध में सेना का मुख्य सेनापति ही दूसरी तरफ चला जाए तो वो युद्ध जीतने की संभावनाएं कितनी है, ठीक है, बहुत ही कम हो जाती हैं। और दूसरी तरफ आप देखेंगे तो दूसरी तरफ कौन रह गया, तो दूसरी तरफ केवल और केवल आप देख सकते हैं नवाब की सेना का नेतृत्व अब कौन कर रहा है, भाई खुद एक छोटी सी टुकड़ी रह गई है। ठीक है, जिसका नेतृत्व कर रहा था मीर मदान और सोहन सिंह। ठीक है, यानी कि एक खुद नवाब तो है ही, लेकिन इस तरफ जो बचे हैं एक तो सोहन सिंह है और मीर मदान, छोटी सी टुकड़ी बची है। मान लीजिए कि 2000 में से अब केवल इनके पास 400-500 लोग ही बचे हैं। और उस तरफ आपके 10 से 5000, 10,000, क्योंकि इनमें से भी आधे से अधिक लोग किस तरफ जा मिले हैं, अंग्रेजों की तरफ जा मिले हैं। तो इसीलिए कहते हैं, नोट करके लिखा हुआ है, युद्ध लिखा हुआ है देर में समाप्त, यानी कि कुछ ही देर में ये युद्ध समाप्त हो गया। और कुछ बहुत क्या हुआ, बहुत छोटे मोटा युद्ध था। ठीक है, ये रियली में इसीलिए बोलते हैं, इसके बारे में स्टेटमेंट है, द बैटल ऑफ प्लासी नेवर फॉट। ठीक है, रियली में ये कोई एक ऐसा युद्ध था जो कभी लड़ा ही नहीं गया। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं द बैटल ऑफ प्लासी, देख सकते हैं बैटल ऑफ प्लासी इज ए बैटल विच नेवर फॉट, एक ऐसा युद्ध था जो कभी लड़ा ही नहीं गया।
तो इस प्रकार का क्वेश्चन आया भी हुआ है। तो इसका आंसर देख सकते हैं भाई क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि प्लासी का युद्ध रियली में क्या था, एक छोटी सी क्या है झड़प है, जो कि आप देख सकते हैं कि यह अंग्रेजी सैनिकों की योग्यता के बलबूते पर नहीं जीता गया। ध्यान से सुनेंगे, ये योग्यता के बल पर नहीं जीता गया, ये केवल और केवल राजनीतिक षड्यंत्र और विश्वासघात के बल पर जीता गया था। ठीक है, तो रियली में यहाँ पर योग्यता का कोई मतलब ही नहीं बनता, तो इसलिए यहाँ पर क्वेश्चन भी पूछ लिया है भाई। क्वेश्चन क्या पूछा है देख सकते हैं आप, प्लासी का युद्ध एक युद्ध न होकर एक बड़ा विश्वासघात था, बिग बेट्रियल था। द बैटल ऑफ प्लासी इज नॉट ए वॉर वाइल इट इज ए बिग बेट्रियल। ठीक है ना, तो इसके बारे में हम दोस्तों नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, क्योंकि प्लासी का युद्ध के बाद अभी हमें बंगाल में क्या देखना है, आपका बक्सर का युद्ध भी देखना है, तो हमें नेक्स्ट क्लास में मिलने वाले हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो दोस्तों शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।